जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों मैं हूँ शिवम। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग यूपीएसआई के लिए जीएस का यूपीएसआई के लिए जीएस का पार्ट देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप लोग यह सोच कर के आए हैं कि हम जीएस के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह 1 घंटे से ऊपर का वीडियो जाएगा और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ा धैर्य रख कर के आप लोग देखें, बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो आइए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। लेकिन क्या इतना ही जानना पर्याप्त? नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई को हुआ था और 1880 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ठीक। उसके बाद में ठीक वाराणसी के, ये तो वाराणसी जिला है जिसको काशी कहते हो, लमही गांव में हुआ था। लमही नामक गांव में हुआ था। अच्छा ठीक। अगर इनका हम लोग जैसे होते हैं, हम लोगों को गांव में कुछ नाम रख दिया जाता है, उसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। धनपत राय इनका नाम था। ठीक। और इनके पिताजी का नाम क्या था? अजायब लाल। क्या था? अजायब अजायब लाल। इनकी माता जी का नाम था आनंदी देवी। आनंदी देवी। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी। शिवरानी, आगे देवी लिख लीजिए। इनके बच्चे का नाम, जो बच्चे थे, इनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम रखा गया अमृत अमृत राय। दूसरे का नाम रखा गया श्रीपत राय। इनकी एक पुत्री भी हुई, उसका नाम रखा गया कमला देवी। ठीक। अब इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई। इतना सब होने के बाद में इनकी मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। इनकी मृत्यु हुई 1936 में, बनारस में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों अब इनको साहित्य में हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनको कलम का जादूगर कहा जाता था। काहे का? कलम का कलम का जादूगर। कलम का जादूगर कहा जाता। क्यों कहा जाता था? इन्होंने 300 कहानियां लिख डाली। 300 कहानियां लिख डाली और 18 से अधिक उपन्यास। ठीक। 18 से अधिक उपन्यास लिख डाले, इसलिए इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। अच्छा, तो ये भी पूछा जा सकता है इनकी पहली कहानी क्या थी? पहली इन्होंने कहानी कौन सी लिखी थी? पहली कहानी इनकी थी सोजे वतन। सोजे वतन। सोजे वतन का मतलब होता है राष्ट्र का विलाप। राष्ट्र का विलाप। राष्ट्र का विलाप। और दोस्तों इनकी अन्य भी कहानियां हुई। अच्छा, ये जो सोजे वतन था, इसका प्रकाशन जो हुआ था, ये भी बता दें, 1908 में हुआ था इसका प्रकाशन। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे कि इन्होंने क्या लिखा था? गबन लिखा था, प्रतिज्ञा लिखी थी, शतरंज के खिलाड़ी। देखो एक बार लिखते चलते हैं। गबन, गबन। ठीक। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, ईदगाह। ईदगाह हो गया, कफन हो गया, रंगभूमि हो गया, पूस की रात हो गई, पूस की रात हो गई, दो बहनें हो गई, दो बहनें, नमक का दरोगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, नमक का दरोगा हो गया पहला। और इनका एक उर्दू उर्दू का इनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था, असरार। असरार ए माजिद। असरार ए माजिद। नाटक संग्रह। नाटक
संग्राम। 1923 करबला। 3 इनके नाटक थे, 3 ही प्रमुख नाटक थे। पहला नाटक कौन सा था? संग्राम। दूसरा था करबला जो कि 1924 में, और तीसरा हुआ था प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी 1933। दोस्तों हमारे पास पेन अच्छा नहीं है, इसलिए इस पर राइटिंग अच्छी नहीं हो रही। कोशिश करेंगे जिस टाइम पेन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। इस पर अच्छे से लिखते ही नहीं बनता है, पेन हमारे माफिक नहीं चलता है। और आपको बता दें इनके बारे में, 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद युग कहा जाता है, ठीक। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्याग पत्र दे दिया था। 23 जून 1923 याद रखिए। उम्मीद करते हैं इतना काफी होगा एक क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पहले तो हम भारत के सापेक्ष में बात करेंगे। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में, ठीक। स्थान कहाँ या है कहाँ? राजगीर में। अच्छा, राजगीर कहाँ है? बिहार में। बिहार कहाँ है? भारत में। और भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया। गुप्त काल या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। तो करवाई किसने थी? स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त ने, ठीक। इतना हो गया भारत के सापेक्ष। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के सापेक्ष। अच्छा ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर हमें पता चल जाए कि कब स्थापना हुई थी तो हम लोग यह पता कर लेंगे कि कब सबसे पुराना कौन सा है। तो अलीगढ़ जो था इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। बनारस विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, यह कब हुई थी? 1921 में। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। तो सबसे पुराना कौन सा है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? इसको विलियम म्योर ने। इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना तो कर दी थी विलियम म्योर ने, परंतु इसको डिजाइन किसने किया था? वास्तुकार विलियम इमर्सन। किसने? विलियम इमर्सन ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? पूर्व का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को। और किस नाम से जाना जाता है? इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की इत्र बहुत फेमस है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द ड्रैगन कहा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है अंधकार की भूमि। क्या होता है? अंधकार की भूमि। तो अंधकार की भूमि दोस्तों किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। अच्छा, भूटान की स्थिति जो है हिमालय में स्थित है। बिल्कुल आप देखेंगे यह भारत है, ऐसे करके अगर देखा जाए यह ऐसे भारत, यहाँ पे भूटान की स्थिति आती है। सिक्किम के पास यहाँ नेपाल के बाद में भूटान की स्थिति आती है, ठीक। ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम, उसके बाद में भूटान। तो यहाँ जो भूटान है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रबलता जानते हो किस धर्म की है? यहाँ सबसे ज्यादा प्रबल धर्म पाया जाता है बौद्ध धर्म के लोग यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले। पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों अंधकार की भूमि इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, बहुत अच्छा पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, ये समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, जो कि क्या है? थिम्पू। और दोस्तों ये सबसे बड़ा शहर है भूटान का, ठीक। यहाँ पर कोई रेलवे लाइन नहीं है, रेलवे ट्रैक एक भी नहीं है, ठीक। यहाँ इन लोगों का जो पहनावा है
जो पुरुष लोग पहनते हैं उसको घो कहा जाता है। पुरुष लोग जो पहनते हैं, जैसे अपने यहाँ पैंट शर्ट इस तरीके से पहने हैं, उसी तरीके से इनको धो कहा जाता है, धो। महिलाएं जो पहनती हैं उसको कहा जाता है कीरा, कीरा नामक। यह पुरुष, महिलाएं। ठीक। राष्ट्रीय पशु इनका कौन सा है? तकिन। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तकिन। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो दिख जाएगा तकिन कैसा जीव होता है। 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य। साहित्य। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सीनेट में पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? पहली महिला नेता शेरी रहमान थी। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, यह दोस्तों पहली पीएम थी, महिला पीएम पाकिस्तान की। और जो शेरी रहमान थी, इनको दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में 2011 से 2013 तक 2011 से 2013 तक राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलाई जाती हैं? दोस्तों चलाई जाती है नहीं, चलाई जाती थी, अब एक भी नहीं चलाई जा रही। पहले चलाई जाती थी 2, ठीक है, पहले चलाई जाती थी 2। एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी, दूसरी थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस 2 ट्रेनें चलती थी, लेकिन थार एक्सप्रेस जो थी 18 फरवरी 2000 या 2006 से चलती थी। जोधपुर से भगत की कोठी स्टेशन तक, भगत की कोठी जो था पाकिस्तान का स्टेशन था जो कराची में पड़ता था, वहां तक चलाई जाती थी। और ये जो समझौता एक्सप्रेस थी, समझौता एक्सप्रेस, यह दोस्तों अटारी बाघा के बीच में चलती थी। अटारी और बाघा के बीच में केवल 3 किलोमीटर चलती थी। बात करते हैं भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई कब थी? भारत में ट्रेन कब से कब चलाई गई? भारत में ट्रेन दोस्तों चलाई गई 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? यह बम्बई से थाने तक चलाई गई थी। बम्बई थाने तक। कुल दूरी दोस्तों 34 किलोमीटर थी। कुल दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। ठीक। अच्छा, इस समय जो अपने यहाँ का वायसराय था उसको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इस जो ट्रेन चली थी इसका नाम क्या था? जो ट्रेन चलाई गई थी इसका नाम क्या था? इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, जो ये तो हो गई कोयले वाली। जो पहले बिजली से चली थी ट्रेन, बिजली से, वह कब चली थी? देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 में चली थी। ये भी मुंबई से चली थी करला तक। मुंबई करला तक। ठीक। जो यह ट्रेन थी, ये जो बिजली वाली ट्रेन थी, इसका भी कुछ नाम होगा। इसका नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। जो पहली ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, इसका नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। और इसकी जो स्थापना हुई थी, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया है। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। छोड़िए इसको, पुराना क्वेश्चन है। नई दिल्ली में हुई थी, पुराना है, करंट का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक रहा?
1798 से 1805 तक, 1798 से 1805। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे प्रथम राज्य जो बना था, प्रथम जो रियासत थी, हैदराबाद थी। सत्रह सौ 98 में इसका विलय हो गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया गया था और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर, किसने देखा था? बंदा बहादुर ने। अगला दोस्तों, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान का सबसे पहले नाम गढ़ा गया। पाकिस्तान शब्द जो था सबसे पहले रहमत अली ने ही दिया था 1933 में। पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र थे चौधरी रहमत अली द्वारा। शब्द की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने द्विराष्ट्र, कौन सा? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और दोस्तों 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर का अधिवेशन, दोस्तों पूछा जाता है कि भारत के बाहर कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो ये लाहौर वाला 1940 में, ठीक। एक कराची में, 2 अधिवेशन बाहर हुए थे। 1940 में जो मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता अली जिन्ना ने की थी। अली जिन्ना ने जब अध्यक्षता की तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र का प्रावधान किया जाए, यानी कि अलग हमारा देश बना दिया जाए मुस्लिमों के लिए। 1942 में वर्धा कांग्रेस में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो वर्धा का कांग्रेस का अधिवेशन था 1942 में, कि तब नारा दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। उसी में अंग्रेजों ने भी सोचा कि यह सबसे अच्छी बात है कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हाँ ठीक है, मानते हैं पाकिस्तान अपना अलग राष्ट्र बना सकता है, अपना अलग देश बना ले। और उसके बाद में हुआ क्या? 1947 में 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में वापस किया था? जलियांवाला बाग नरसंहार, यह हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 में। हुआ क्यों था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असहयोग आंदोलन चल रहा था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली गई थी। उसी के विरोध में एक जनसभा लगाई गई थी, जो कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक स्थान था, वहाँ पर सभा ये लोग कर रहे थे। और इन लोगों को वहाँ पता चला जनरल डायर को कि यह लोग ऐसा तो नहीं कहीं आंदोलन की प्रस्तावना बना रहे हैं या आंदोलन करने वाले हैं, तो उसने इन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 2000-2500 व्यक्ति, 2000 से अधिक ही लोग इस नरसंहार में मारे गए थे। आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने, जिसकी बाद में उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। तो दोस्तों इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और इसके साथ साथ में शंकर नायर ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकर नायर ने। और साथ ही साथ गांधी जी ने कैसर ए हिंद, कौन सी? कैसर ए हिंद, हिंद की उपाधि से इस्तीफा दे दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि से, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इतनी सभी एक साथ उपाधियों का अंत हो गया था। अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का
अंत कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोदावरी नदी दोस्तों कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र से। कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र कि मध्य प्रदेश से कि छत्तीसगढ़ से कि उड़ीसा से? बताइए। गोदावरी नदी जो निकली है महाराष्ट्र से निकली है, महाराष्ट्र से निकली है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। ठीक, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की लगभग सबसे बड़ी नदी है। इनकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। और दोस्तों गोदावरी जो नदी है पश्चिम घाट के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रियंबक लिख देते हैं, त्रियंबक पहाड़ी से, पश्चिम घाट में त्रियंबक पहाड़ी से, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से होते हुए महाराष्ट्र से निकल जाती है। ठीक, इनकी प्रमुख जो नदियां हैं, कभी कभी पूछ लेता है गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बता दो, तो गोदावरी की सहायक नदियां दोस्तों मंजीरा है, मंजीरा है, इंद्रावती है, पेनगंगा भी कहा जाता है, पेनगंगा भी इनकी सहायक नदी है। ठीक है, वर्धा भी इनकी सहायक नदी है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील है। बुलर झील जो है यह है कहाँ पर? यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। एशिया में सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक है, पूरे एशिया में। विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया की बात कर रहे हैं। अब भारत में सबसे जो खारे पानी की झील कही जाएगी, खारे पानी की झील जो है वह चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। इसको लैगून झील भी कहा जाता है और सबसे बड़ी तटीय झील भी इसी को कहा जाता है। और लोकटक जो झील है यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और डल झील श्रीनगर। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 था, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। दोस्तों जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकालीन राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं जर्मनी से। और जो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया 2009 में। कब हुआ था? 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दोस्तों 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में 86वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था। इसके साथ ही आपको बताते चले आरटीआई और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों यह सूचना का अधिकार जो अधिनियम था, यह ऐसा हुआ कि यह मतलब लाया कब गया? सूचना का अधिकार अधिनियम लाया कब गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। 2005 में लाया गया था। इसको पारित यानी कि लोकसभा में पेश किया गया 11 मई 2005 को। 12 मई को 2005 में राज्यसभा में हुआ। यह लोकसभा में पहले पेश हुआ था, बाद में राज्यसभा में गया। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 12 अक्टूबर 2005 को। यह पारित हुआ था, जो इसको लागू कहते हैं। यह लागू हुआ था
सॉरी 15 जून को, यह संशोधन कर दीजिए, 15 जून को इस राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, 15 जून को, और 12 अक्टूबर को 2005 को यह लागू हो गया था। 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था, और लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु, और कहीं कहीं पर गोवा भी दे रखा है, गोवा। दोनों में से एक ही ऑप्शन दे रखा होगा, आप टिक कर पाएंगे। आरटीआई जो था लोकसभा में पेश हुआ था 11 मई को, और राज्यसभा में 12 मई। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 15 जून को, 15 जून को, 15 जून को। 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को ये प्रभावित हो गया था, लग गया था। पहला जो राज्य था इसको लागू करने वाला वह तमिलनाडु था, गोवा था। इसमें यह होता है कि हम लोग सरकार से, जो सरकार कार्य कर रही है उसकी हम पारदर्शिता चेक करने के लिए उससे हम मांग सकते हैं कागज़। जैसे कि किसी भी चीज़ की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो उसकी आपको जानकारी दी जाएगी, और जानकारी देने की जो तिथि है वह 30 दिन है, 30 दिन के भीतर जानकारी दी जाएगी। अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको सूचना प्रदान की जाएगी। और इसका उद्देश्य जानते हैं क्या होता है? भ्रष्टाचार पर रोक, पारदर्शिता लाना, जवाबदेही को बढ़ाना, नागरिकों को सशक्त करना। और दोस्तों जो प्रथम सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला थे। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। कोशिश करिए दोस्तों याद करने की, और प्रत्येक चीज़ सुनकर के लिखिए आप। इसमें तो आप स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, हम समझते हैं। महाराजा सवाई सिंह जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ की थी? उज्जैन में की थी। दोस्तों इन्होंने 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। कितनी? 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। 5 वेधशालाओं में, और ये कब थी? 1724 में। 1724 में इसका कार्य शुरू कर दिया था। पहली जो थी बनारस, मतलब एक बनारस में बनाई थी, और दूसरी बनाई थी दिल्ली में, तीसरी उज्जैन, जो आपने देखी, 3 हो गई, उज्जैन में बनाई थी, और चौथी थी मथुरा में, 5वीं जयपुर में। ये खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। सत्रह सौ 24 में इसका कार्य शुरू हो गया था। जयपुर का जो जंतर मंतर है यूनेस्को की सूची में 2010 में शामिल किया गया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थापित किया था, इन्होंने ही बनाया था। हर मंदिर स्वर्ण सिंह की ऊपरी आवरण परत का महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। जो ऊपरी परत का नहीं है, स्वर्ण मंदिर जिसको कहते हैं, ऊपरी परत चढ़ाई गई थी, उसको रणजीत सिंह ने बनाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में राजस्थान में है, विमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विमल शाह ने, विमल शाह। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। इसलिए कि खसरा और रुबेला। अच्छा, राष्ट्रीय टीकाकरण जो नीति आई थी, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति, वह 1975 में आई थी। पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय टीकाकरण का शुभारंभ किया गया था 1975 से। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों कहाँ की? इलाहाबाद की जनसंख्या। यहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 12 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 12 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों 7.33% पूरे भारत का क्षेत्रफल है, जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का 2.4% है। जनसंख्या यहाँ 17.5% निवास करती है पूरे विश्व की। लगभग उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ के आसपास आबादी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो आपको पता चल गया शहर कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद में दोस्तों कौन सा आता है? मुरादाबाद। कौन सा आता है? मुरादाबाद। और मुरादाबाद के बाद में गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद आजमगढ़। और सबसे कम आबादी कहाँ की है? महोबा की। महोबा उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा। क्वेश्चन नंबर
22 निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में विलय होने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? कौन था? जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़। दोस्तों 3 ही तो रियासतें बची थी, एक जूनागढ़ थी, जम्मू कश्मीर थी, हैदराबाद थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और यहाँ पे हैदराबाद में पुलिस एक्शन हो गया था पोलो के तहत, और ये जो कश्मीर था इसको तो आप जानते ही हैं, ये इन पे आक्रमण कर दिया था पाकिस्तान ने, तो इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इनको शामिल कर लिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा मिजोरम से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। भारत के 8 राज्यों से, कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात। देखिए दोस्तों, एक सीरियल से देखते हैं। सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे गुजरात। गुजरात से गुजरने के बाद में आगे पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान के बाद में पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में पड़ता है झारखंड। झारखंड के बाद में जो ये बिहार से कटा हुआ राज्य है झारखंड। उसके बाद में पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट। फिर कौन सा आगे पड़ता है? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम जो 7 सिस्टर वाला है, त्रिपुरा और मिजोरम से। और दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को बिल्कुल लंबवत होते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होते हैं। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में पहले था अब नहीं है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में नहीं। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। तो दोस्तों वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें एक ट्रिक याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश महान, बिहार कर्नाटक ऐसे लिखो। उत्तर प्रदेश महान, बिहार कर्नाटक, अंधा लंगड़ा। तो उत्तर प्रदेश महान का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ से महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद में कर्नाटक यानी कर्नाटक, और उसके बाद में अंधा यानी आंध्र प्रदेश, और लंगड़ा का मतलब तेलंगाना। यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां आज भी द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक, और आपको बताते चलें कि विधान मंडल जो होता है, विधानसभा तथा विधान परिषद कुल मिलाकर विधानमंडल कहलाते हैं। दोनों को मिलाकर के विधानमंडल बनाया जाता है। विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत की जाती है, और विधान परिषद को विधान मंडल का उच्च सदन कहा जाता है। जैसे कि राज्यसभा है संसद का, उसी तरीके से विधानमंडल का उच्च सदन किसको कहा जाता है? विधान परिषद को। विधान परिषद तो जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो लोग निर्वाचित होंगे। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर इनकी 1/3 ये रिटायर होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर। पहली बैठक दोस्तों हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन से थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, तब इसके अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी इसकी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तब जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया था। और आपको बता दें कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और जेबी कृपलानी जो थे, जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों के प्रति ये खड़े रहे। भारत को एकता सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ा योगदान है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के प्राचीन पुस्तक गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखी गई है।
महावीराचार्य, यह नवीं शताब्दी में मैसूर में, कहाँ, मैसूर के महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखी थी, जिन्होंने लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रचलित तरीके का वर्णन किया था, जिसको आप एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लासापा। और इन्हें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया था, चतुर्भुज का भी सूत्र जो होता है निकालने का फार्मूला इन्होंने ही दिया था। अगला है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेशिंग इंडिया लिखी है? अनलेशिंग इंडिया किसने लिखी है? किसने लिखी है? वीरप्पा मोइली ने, वीरप्पा मोइली ने। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। किसने? गोरखपुर। 16 दिसंबर दोस्तों, करंट का क्वेश्चन था ये पूछा नहीं जाएगा, परंतु जान लीजिए गोरखपुर में होती। 29 प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? बाराबंकी में। कहाँ स्थित है? सूफी संत, यहाँ पर एक मेला भी लगता है, बाराबंकी में मेला लगता है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। इस मेले का नाम है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला भी यहीं लगता है, बाराबंकी में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। सबसे बड़ा केटू कहते हैं, भारत का कौन सा है? केटू। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलास। कौन सा है? पलास, जिसको टेसू भी कहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलास है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? पशु कौन सा है? बारहसिंघा। बारहसिंघा, बारहसिंघा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है, सारस क्रॉच, सारस क्रॉच कहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? अशोक। मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की कितनी है? 31। और विधान परिषद की कितनी है? 100। और जबकि विधानसभा की कितनी है? 403। ये सब चीजें याद रखिए, काम आएंगी दोस्तों। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन जो होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। और दोस्तों उत्पादन इसका यकृत में होता है, परंतु यह जो जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर के। ठीक है। और जो पित्त रस होता है यह हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। यह जो होता है क्षारीय होता है, यह क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.7 के आसपास होता है। पित्त रस में जल की जो मात्रा होती है 85% जल की मात्रा होती है, 12% जो होता है पित्त वर्णक होता है, और अन्य केमिकल पाए जाते हैं इसमें। यह जो पित्त रस होता है यह भोजन को मतलब अम्लीय कर देता है, बहुत ज़्यादा क्षारीय कर देता है, जिससे इसको अग्नाशयी रस भी कहा जाता है। यह जो भोजन में हानिकारक कीटाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक, इतना जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग भारत में स्थापित किया गया। दोस्तों आ जाइए, मानव अधिकार जो था, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो था 1993 में भारत में स्थापित किया गया था। 1993 में इसकी जो स्थापना थी 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी विश्व में। इसीलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 से यूएनओ की तीसरी बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में। पेरिस में इसकी बैठक हुई थी। वहीं से विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मानव का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मानव का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और विश्व मानव अधिकार आयोग जो आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? फंगस के कारण कौन सा रोग हो जाता है, बताओ? दांत जो होता है ये फंगस के कारण हो जाता है। तिल का दौरा का कोई लेना देना नहीं, पित्त की पथरी का कोई लेना, ये टालिस ये भी इसका कोई लेना, दाद ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि फंगस जो आप देखे होंगे, जो दाद होता है, दाद रोग, ये ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोएस नामक जो होता है फंगस, कवक से फैल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 35 किस भारतीय राज्य में 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी, छोड़ो इसको, पुराना क्वेश्चन। भारत में संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथों से लिखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे कि भारत में संविधान के मूल दस्तावेज के अपने हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने अपने हाथों से लिखा था, इसको प्रत्येक पृष्ठ को लिखा था। एक चीज़ और बता दो, पृष्ठ को सजाने का कार्य किसने किया था? पृष्ठ को सजाने का कार्य किया था नंदलाल बोस ने। देखिए, पृष्ठ को सजाना अलग है, पृष्ठ पर लिखना अलग है। पृष्ठ को सजाने का कार्य किया था नंदलाल बोस ने, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए थे, और इन्होंने प्रेम बिहारी राय ज़्यादा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हैं। इन्होंने संविधान लिखने का एक भी पैसा नहीं लिया था, और जो अंतिम पृष्ठ है उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, और अपने दादा राम प्रसाद सक्सेना के हस्ताक्षर किया था। और जो अपनी प्रस्तावना थी, प्रस्तावना की सजावट बेहर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। सिन्हा ने प्रस्तावना जो था उसके पृष्ठ को सजाया था। और दोस्तों आपको बता दें, जो प्रत्येक पृष्ठ पर आप देखते हैं, कहीं जो पहला पृष्ठ खोलेंगे तो उसमें राम भगवान और हनुमान जी समेत और माता जानकी और लक्ष्मण सहित फोटो रखी है। उन सब चीज़ों को सजाने का कार्य किसने किया था? बेहर राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक, अगला है विटामिन 7 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन, सबको पता है, इस पर कोई चर्चा नहीं। अगला है दोस्तों 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिए। 29 अगस्त को इसलिए याद करना है क्योंकि ध्यानचंद जी की जन्मतिथि के दिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और भारत के तीसरे नंबर का जो पुरस्कार था, भारत के तीसरे नंबर का पुरस्कार था पद्म। भारत के थर्ड नंबर का पुरस्कार पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1956 में। 1956। अच्छा, ये जो था तीसरे नंबर का था, तो पहले नंबर का क्या है? भारत रत्न पहले नंबर का है। दूसरे नंबर पे दिया जाता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे दिया जाता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे दिया जाता है पद्म श्री। दोस्तों ये हो गए। और वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है परमवीर चक्र। और दूसरे नंबर पे दिया जाता है महावीर चक्र, और तीसरे नंबर पर दिया जाता है अशोक चक्र। ठीक, अच्छा, ये परमवीर चक्र जो है शौर्य सम्मान में दिया जाता है, सबसे बड़ा सम्मान है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, इसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा इसको प्राप्त करने, लेकिन इनको प्राप्त हुआ था मरणोपरांत, जब ये मर गए थे तब इनको प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।